हिंदी कहानी उद्भव और विकास विषय के अंतर्गत हम हिंदी कहानी का उद्भव, कहानी की प्रमुख परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार कहानी की जो विभिन्न परिभाषाएं दी हैं उनका तथा कहानी के प्रमुख अंग या अवयव, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी कहानी का विकास। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी एक गद्यात्मक विद्या है और गद्य का प्रारंभ हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से ही प्रारंभ हुआ है। यद्यपि भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा रहा है, पर चूंकि हिंदी में चाहे वह आदिकाल रहा हो, भक्तिकाल रहा हो या रीतिकाल रहा हो, इन तीनों ही कालों में गद्य का अभाव रहा तथा गद्य की शुरुआत आधुनिक काल से मानी जाती है। तथापि हिंदी के जो प्रबंध काव्य हैं, गीति काव्य हैं, मुक्तक हैं आदि में कथा ने अपना स्थान और नीति काव्यों में कथा का समावेश हमें पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। इसका पूर्ण प्रभाव हमें रीतिकालीन काव्य में राधा कृष्ण की कथाओं को तथा आदि और अन्य रचनाएं जो कथाओं के रूप में कवियों ने अपने काव्य में जिनको स्थान दिया है उसमें हमें दिखाई देता है। किंतु हिंदी के आधुनिक काल की कहानी इन तीनों ही कालों की कथा से भिन्न रही है, क्योंकि वर्तमान जो हिंदी कहानी है उसमें पश्चिमी प्रभाव पड़ता है, या वर्तमान हिंदी जो कहानी है वो पश्चिमी की शॉर्ट स्टोरी के रूप में विकसित हुई है। इसलिए यह कहानी इन तीनों ही कालों से अलग मानी जाती है, शैली की दृष्टि से भी, तत्व की दृष्टि से भी और कथानक के रूप में भी। आज वर्तमान में हिंदी में इस विधा ने बड़ी तेजी से प्रगति की है तथा हिंदी की कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की कहानी से की जा सकती है। इसलिए हिंदी कहानी की यात्रा को समझने के लिए हमें हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन करना आवश्यक है। उस विकास यात्रा को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं और उस विकास यात्रा का प्रमुख आधार बिंदु या आधार कहानी सम्राट प्रेमचंद को मानकर किया जा सकता है। और इस रूप में कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा जाता है। इसका प्रथम जो भाग है उसे पूर्व प्रेमचंद युग के नाम से, दूसरे भाग को प्रेमचंद युग के नाम से, तीसरे इस काल को प्रेमचंदोत्तर काल से और चौथे काल को नवीन युग अथवा आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पूर्व प्रेमचंद युग के पूर्व प्रेमचंद से पहले या प्रेमचंद से पूर्व में जो कहानियाँ लिखी गई उन कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ लिखी गई उन कहानियों में मौलिकता की दृष्टि से या कहानी की दृष्टि से या रोचकता की दृष्टि से या उद्देश्य की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान नहीं है, पर चूंकि ये कहानी का प्रारंभिक युग है अतः इन कहानियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारतेंदु से पूर्व ही आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर व अतिरंजित कल्पना पर आधारित कहानियों के द्वारा हम देख सकते हैं, जिसके उदाहरण है लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान तथा इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी आदि हिंदी की प्रारंभिक कहानियां मानी जाती हैं। कुछ विद्वान रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, किंतु रानी केतकी की कहानी में संयोग तत्व बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है तथा इस रचना में अन्य घटनाओं का भी चमत्कारपूर्ण तथा आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं का वर्णन इतना ज़्यादा किया गया है कि इसे मौलिक या नई कहानी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही भारतेंदु युग के अन्य कहानीकारों में और जो कहानी लेखक हैं जिन्होंने कहानी लेखन में अपना योगदान दिया है, वह उन लेखकों में जैसे किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी मानी जा सकती है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल आदि विद्वानों ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। पर चूंकि ये कहा जाता है कि इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का स्पष्ट प्रभाव है, इसलिए इसे प्रथम कहानी नहीं माना जा सकता, किंतु शिल्प की दृष्टि से निसंदेह यह एक नूतन कहानी है। इसके अलावा इस युग के अन्य कहानीकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बंग महिला, यशोनंद अखोरी, सूर्य नारायण दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री आदि कुछ विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने कहानी लिखने की नवीन परंपरा या नवीन प्रवृत्ति विकसित की थी।
1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ विद्वान दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, क्योंकि ये है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जा सकती है। इस कहानी में मौलिकता की दृष्टि से हमें नवीन चीजें देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात इंदु पत्रिका में 1911 में प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई थी। 1913 में कौशिक की रक्षाबंधन तथा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना तथा 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा कहानी प्रकाशित हुई थी। यद्यपि ये सारी कहानियां, इन कहानियों में कहानियों के कथानक सामान्यतः वर्णन प्रधान है, उनमें घटनाओं के कुतूहलपूर्ण चमत्कार की प्रधानता है तथा लेखकों का आग्रह संयोग तत्व व आकस्मिकता के प्रति खूब रहा है। इसके अलावा इस युग की कहानियों के पात्र अभिनयशील तथा भावुक हैं। कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को खोलने की चेष्टा नहीं की है। कहानियों में वातावरण का चित्रण अवश्य है, मगर वातावरण पात्रों के साथ घुला मिला न होकर वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस युग की कहानियों में उद्देश्य भावनाओं को खूब पोषण मिला है तथा कहानियां नीति या आदर्श की स्थापना पर बल देती हैं। इस युग की कहानियों की भाषा सहज है, सरल है तथा अलंकृत भी है। चूंकि इस युग की यह युग कहानी का प्रारंभिक युग है, अतः कई दृष्टियों से उत्कृष्ट नहीं होने पर भी इस युग की कहानियों में बौद्धिक जागरूकता तथा उन्नतशील का अभाव न होने के कारण भी, कहानी के प्रारंभिक काल होने के कारण इस कहानी पूर्व प्रेमचंद युग को नकारा नहीं जा सकता। पूर्व प्रेमचंद के पश्चात कहानी की विकास यात्रा में दूसरा जो युग आता है वह आता है प्रेमचंद युग। हिंदी कहानी के क्षितिज पर प्रेमचंद का आविर्भाव एक नए युग की शुरुआत करता है। इस युग की कहानीकारों ने हिंदी कहानी को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक भूमि दी तथा कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ी के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक यथार्थ की चेतना के अनुरूप नवीन संस्कारों का बीजारोपण भी किया है। इस युग में कहानीकार या जो प्रमुख कहानी का लेखक हैं, उनमें सर्वाधिक अग्रणी नाम आता है प्रेमचंद का, तत्पश्चात प्रसाद जी का। प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी है। स्वयं प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से प्रभावित होकर करीब 300 कहानियां लिखकर नए युग का सूत्रपात किया है। इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है, जिनमें नशा, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, ईदगाह है, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी आदि प्रमुख नाम लिए जा सकते हैं। प्रेमचंद के साथी लेखकों में जयशंकर प्रसाद का नाम भी सादर लिया जाता है, जिन्होंने प्राचीन गौर व तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग कर करीब 70 कहानियां लिखी हैं, जिनमें आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि आदि प्रसाद के मुख्य कहानी संग्रह माने जाते हैं। इस युग में प्रेमचंद के अलावा अन्य कहानीकार जैसे पांडे बेचन शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बेचन शर्मा उग्र आदि इस युग के प्रमुख रचनाकारों में इस युग के प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं। अब इस युग की कहानियों की विशेषताएं देखें तो सबसे प्रमुख बात यह है कि स्वयं प्रेमचंद पहले आदर्शवाद से प्रभावित थे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने भी आदर्शवादी यथार्थवाद को कहानी का मुख्य विषय बनाया। इस प्रकार इस युग की कहानियां आदर्शवाद तो हैं ही, उसके साथ साथ में कथानक संघर्ष के यथार्थ को भी महत्व देते हैं। कहानीकारों ने कथानक में घटना बहुलता को महत्व न देकर पात्रों के संघर्ष को कहानियों का कथ्य बनाया है। इस प्रकार इस युग की कहानियां सामाजिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को अपने साथ लेकर चलती हैं। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताएं देखें तो उन कहानियों के पात्र यथार्थ की भावभूमि पर खड़े हैं। यद्यपि इस युग की कहानियों के पात्र यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व में फंसे भावुक और कृत्रिम से रह गए हैं, परंतु फिर भी शैली और शिल्प की दृष्टि से कहानी के क्षेत्र में यह उन्नत युग माना जाता है।
प्रेमचंद युग में कहानी में वातावरण का चित्रण किसी भाव की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए होता है, तो साथ ही पात्रों के मनोव्यापारों को उद्घाटित करने के लिए भी उन्होंने कहीं कहीं प्रतीक रूप में इसको अपनाया है। इस प्रकार प्रेमचंद युग कहानी के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पात्रों की दृढ़ता, शिल्प का सौंदर्य, भाषा की स्पष्टता तथा उद्देश्य की उच्चता इस युग की कहानियों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रेमचंद के पश्चात प्रेमचंदोत्तर युग में हम देखते हैं कि कहानी की शैली में कई सारे परिवर्तन आते हैं और कहानी अनेक रूपों में लिखी जाने लगी। कहानी के पश्चात प्रेमचंद तथा प्रसाद जी ने जो कहानियाँ लिखी थी, उन्हीं यथार्थपरक तथा भावनात्मक प्रवृत्तियों का लाने का श्रेय प्रेमचंदोत्तर काल में हुआ। प्रेमचंदोत्तर काल की कहानी की रचना प्रक्रिया का निर्माण दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति आदि ज्ञान के विभिन्न पक्षों से हुआ है। इस युग के लेखकों ने कहानियों में मानव मन की अंतः यात्रा की है तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों और संदर्भों को कहानी का विषय बनाया है। इस युग के कहानीकारों पर फ्रायड के मनोविश्लेषण और अचेतन मन संबंधी अध्ययन का बहुत प्रभाव पड़ा है, जैसे जैनेन्द्र अगे तथा इलाचंद जोशी इस युग के इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। जैनेन्द्र की कहानियों पर मनोविज्ञान के साथ उनके दार्शनिक चिंतन का भी प्रभाव पड़ा है। एक दूसरी तरफ अगे की कहानियां मनोविश्लेषणवादी तो हैं, पर उन पर राजनीति का भी प्रभाव है। तीसरे जो लेखक हैं इलाचंद जोशी, उनकी कहानियां शुद्ध मनोविश्लेषणवादी हैं, जिनमें पात्रों की जो कुंठा है, उनकी जो अवसाद है, उन्हीं का चित्रण हुआ है। इन मनोवैज्ञानिक कहानीकारों के अलावा इस युग में ऐसे कहानीकारों का भी उदय हुआ जिन्होंने मनोविज्ञान के साथ कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतारा। इन कहानीकारों की दृष्टि से व्यक्ति के अंतर जगत पर ही नहीं, उसके बाहरी संघर्ष पर भी रही। इन कहानीकारों में जिनके नाम प्रमुख हैं, उनमें यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव आदि नाम लिए जा सकते हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग के पात्रों के दुख सुख की अभिव्यक्ति कर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्योंकि इनका मानना था कि कथानक की इन लेखकों ने इनका मानना था कि केवल कथानक ही नहीं, अपितु उसमें कथानक की अपेक्षा पात्रों को भी महत्व दिया जाए। इसलिए कथानक की परंपरागत रूढ़ी का इन्होंने परित्याग किया है। इन्होंने कथानक में घटनाओं को अनावश्यक नहीं माना है। इन कहानियों में चरित्र चित्रण की समस्या अधिक जटिल है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान ने इस युग की कहानी को नई दिशा दी है। शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग प्रेमचंदोत्तर काल में कहानीकारों ने किए हैं तथा उन्होंने कलात्मक तत्वों का वास्तविक उपयोग वास्तविक जीवन को मर्म समझने के लिए किया है। इस युग की मुख्य कहानियों, इस प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियों की मुख्य विशेषता देखें तो उस युग की कहानी की भाषा सहज तथा वास्तविक जीवन की भाषा के निकट है। इसमें कृत्रिमता एवं कलात्मकता का पूर्ण अभाव देखा जा सकता है। इस युग के प्रेमचंदोत्तर युग के पश्चात कहानी के क्षेत्र में नवीन युग का आरंभ होता है, जिसे नवीन युग या आधुनिक युग के नाम से जाने जाते हैं। 1950 के पश्चात की कहानी को हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। जो प्रवृत्तियां इस काल की कहानी में मिलती हैं, वैसे तो उनका सूत्रपात प्रेमचंदोत्तर काल में ही हो जाता है, तथापि उनका पर्याप्त विकास हमें इस युग में दिखाई देता है और उसी प्रकार की कहानियां आज तक कहानीकार लिख रहे हैं। इसलिए इसमें नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प तथा भाषा की दृष्टि से कहानी को जो नई आधार भूमि दी है, उस युग की कहानी संबंधी सभी परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा है। इस युग का कहानीकार अपने परिवेश के समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक है। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन, अचेतन तथा उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको इस युग की कहानियों में अभिव्यक्ति मिलती है। इस युग की कहानियों में देखें तो जैसे महानगरीय जीवन, औद्योगिकीकरण, जनतंत्र की अवधारणा, आर्थिक वैषम्य आदि के कारण जो परस्पर संबंधों में परिवर्तन आया, उन्हीं अंतर्विरोधों को इस युग की कहानी रेखांकित करती है। इस युग के कहानीकार
जो कहानी लेखक हैं वो बहुत अधिक हैं, इसलिए 1950 के बाद में उस कहानी को नई कहानी कह दिया जाता है, जिसमें कमलेश्वर की मांस का दरिया, मोहन राकेश की सौदा, मनु भंडारी की मैं हार गई, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, दूधनाथ सिंह की रक्तपात, ज्ञान रंजन की पिता, कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी आदि प्रमुख हैं। आधुनिक युग या नवीन युग की कहानियों की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में हमें सबसे अधिक जो दिखाई देता वो यही है कि नई कहानी उस बदले हुए परिवेश की कहानी है जिसमें परंपरागत सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों को अस्वीकार, औद्योगिकरण से व्युत्पन्न जीवन समस्याएं, आर्थिक विषमताएं तथा वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक आदि कई सारी विशेषताएं हमें इस युग में दिखाई देती हैं। शिल्प और भाषा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो नई कहानी ने कई सारे आयाम नवीन स्थापित किए हैं। नई कहानी के पास जो भाषा है या कहानीकारों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह आडंबरहीन भाषा है तथा वास्तविक जीवन की भाषा है, जिससे यथार्थ की अभिव्यक्ति सहजता से होती है। यह भाषा पुरानी कहानी के पास नहीं थी, या पुराने जो युग हैं, जी विकास यात्रा का जिसका हमने अध्ययन किया है, उस युग के कहानीकारों में इस भाषा का हमें पर्याप्त अभाव दिखाई देता है। इस प्रकार शैली की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से या कथानक की दृष्टि से नई कहानी में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसके पश्चात प्रेमचंद ने अपनी कहानी परंपरा को जो आगे बढ़ाया था वह आगे बढ़ी हुई कहानी परंपरा ही हिंदी कहानी की वास्तविक कहानी अब नवीन वर्तमान समय में उत्पन्न हुई है तथा नई पीढ़ी के लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाकर हिंदी कहानी के भंडार को समृद्ध कर रहे हैं। कहानी निरंतर विकासमान विद्या है तथा इस विद्या का भविष्य उज्जवल है। यद्यपि इलेक्ट्रिक मीडिया ने समग्र साहित्य के समक्ष जो चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, कहानी भी उससे प्रभावित हुई है, तथापि श्रेष्ठ कहानी साहित्य का प्रयोग आज भी समाज के लोग कर रहे हैं, पठन पाठन में या अपने साहित्य सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तथा श्रेष्ठ कहानी साहित्य का प्रयोग मीडिया के द्वारा भी किया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि कहानी का जो विकास क्रम प्रेमचंद से पहले शुरू हुआ था, आधुनिक युग में शुरू हुआ था, वह आज अपने उन्नत शिखर पर पहुंचकर नवीन तथा विविध आयाम स्थापित कर रहा है।